कमरा इस वक्त गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़कियों पर पड़े हुए दबीज पर्दे अंधेरे को मजीद गहरा कर रहे थे। कमरे में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज थी, जो आंखों को बंद किए ख्वाबों के तवील सफर पर गामजन थी। चेहरे पर सकून रकम था। कमरे में एसी की हल्की हल्की फैली हुई खनकी ने इसे मजीद गहरी नींद की लपेट में दे दिया। पूरी हवेली गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। गेट पर बैठा हुआ गार्ड भी ऊँघते हुए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस पुरसकून माहौल में भी किसी की शैतानी तपिश इसके वजूद को बुरी तरह भस्म करते हुए गहरे ख्यालात इसके जहन में बुन रही है। वो वजूद उठा और उठते हुए अलमारी की जानिब बढ़ा। लैंप की मध्यम रोशनी में इसने अलमारी का दरवाज़ा खोला और इसके अंदर बने हुए छोटी सी दराज से चाबी उठा ली, जो इससे चंद दिन पहले ही इसने हासिल कर ली थी। बार बार अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अजीबो गरीब ख्यालात इसके जहन में हलचल मचा रहे थे और इसे कुछ ऐसा करने के लिए बेताब कर रहे थे जो इंसानियत से गिरा हुआ था। चाबी उठाते हुए वो कमरे से बाहर निकला। दबे कदमों से चलते हुए इसने अपनी सांस को रोक लिया था। वो इतना बहादुर नहीं था कि कोई भी काम बगैर किसी खौफ के सरअंजाम दे लेता। इधर उधर देखते हुए इसने राजदारी के साथ डुप्लीकेट चाबी को दरवाजे के लॉक में लगाया और क्लिक की आवाज से दरवाजा खुलता चला गया। उसने हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोला था जब खामोशी और गहरे अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन उसे अंदाजा था कि वो सामने बेड पर ही सो रही है। वो जिसकी तलब में वो रात के इस पर यहाँ तक आ चुका था। इसने आगे बढ़ के लैंप को ऑन कर दिया। मध्यम सी रोशनी ने फैलकर पूरे कमरे को रोशन कर दिया और इसकी निगाहें बेड पर बेखबर सोए हुए वजूद पर टिक से गईं। वो तकरीबन 1 माह पहले इनके घर आई थी और तब से ही इसने अपनी गंदी नज़रों को इसके वजूद पर जमा रखा था, इतनी शिद्दत के साथ कि वो इसके हवासों पर सवार होने लगी थी। और आज इसी शिद्दत को कम करने के लिए वो इसके सामने मौजूद था। सोते हुए वो और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। इसके मासूम चेहरे पर इस वक्त सुकून फैला हुआ था। बड़ी बड़ी बंद आंखें, दराज पलकें और खूबसूरत गुलाबी लब जो थोड़े से खुले हुए थे। इसकी सांसों की तेज आती जाती आवाज ढीले ढाले नाइट ड्रेस में इसका नाजुक सरापा नुमाया था। वो जितनी गहरी नींद में थी, मुकाबिल की नजरें इस पर इतनी ही गहरी शिद्दत से जमी हुई थी। वो इसके करीब बैठ गया। झुकते हुए अपने चेहरे को इसकी गर्दन के करीब करते हुए वो इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतार रहा था, जो बेखबर लेटी हुई इसके लिए मजीद अट्रैक्शन का बाइस बनी हुई थी। अपने वजूद पर किसी की गलीज नजरों के एहसास से इसने कसमसाते हुए करवट बदली और अपने हाथों को अपने रुखसार के नीचे टिकाते हुए दोबारा गहरी नींद में चली गई। जबकि वो इसके करीब बैठते हुए नरमी से इसके बालों को सुलझाने लगा। इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसके सारे एहसासात जाग चुके थे। अजीब से मुंहजोर जज्बात ने सारे खौफ को झाग की तरह बैठा दिया और वो अब इसे सिर्फ हासिल करना चाहता था। बुरी नीयत के साथ इस पर झुकते हुए वो इस पर हावी हुआ। जब इसने पट से अपनी आंखों को खोल दिया था, अबिया कितने ही पल इसे देखती रही, जिसकी नजरों की तपिश इसके वजूद को भस्म कर रही थी और फिर इसके सीने पर हाथ टिकाए हुए इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की थी। काशान भाई। खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए वो हैरत से इसे देखती रह गई जब काशान झुकते हुए इसकी गर्दन को निशाना बनाया था। हाँ मैं लेकिन तुम्हारा भाई नहीं हूँ, सिर्फ काशान कहो मुझे और आज रात मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा, अपने करीब करते हुए अपनी धड़कनों में समेट लूँगा। वो बुरी तरह इसके वजूद पर अपना नक्श छोड़ रहा था, जो सुलगते हुए इसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो बेहद खौफजदा हो चुकी थी। खौफ के जर्दी इसके चेहरे पर छा गई। अब इसे एहसास हुआ था कि काशान इससे क्या चाहता है। ये आज की बात नहीं थी। आज से पहले भी इसकी गलीज नजरों को अपने वजूद के आर पार होता महसूस करती थी।
लेकिन इसे यकीन था कि वो शख्स इतना नहीं गिर पाएगा, और आज वो जिस कदर इसके सामने गिर चुका था, इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इसने धकेलते हुए इसे खुद से दूर कर दिया। वो बेड पर अब इसके सामने बैठा था, इसके बाजुओं को बेताबी से झंझोड़ते हुए इसकी आंखों में देख रहा था। देखो, आज की रात मेरे करीब आ जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मम्मा अपने रवैये को तुम्हारे साथ नरम कर लेंगी। इस घर में तुम्हारी हैसियत बढ़ जाएगी। पहले तो तुम एक मुलाजमा की तरह जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन मेरे करीब आने से सोचो तुम किन बुलंदियों पर जा सकती हो। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी ही दस्तरस में आना है, क्योंकि बाबा तुम्हें अब इस हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे। तो आज ये हक मेरे हवाले करो या कल, बात तो एक ही है। वो इसे कायल करने की कोशिश कर रहा था जब वो इसे धकेलते हुए बेड से नीचे उतर गई। नहीं, हरगिज नहीं, आप जाएं मेरे कमरे से। वो बुरी तरह कांप रही थी, इसका पूरा वजूद कांप रहा था, और काशान ने आगे बढ़ते हुए इसे दीवार के साथ धकेलते हुए लगा दिया। दर्द की एक लहर ने इसके वजूद में सरायत की, लेकिन इसे इस वक्त सिर्फ खौफ का एहसास था, इज्जत के चले जाने का एहसास था। वो इन लोगों के घर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, लेकिन वो इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी कि इसकी इज्जत पर हर्फ आए। बामुश्किल इसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन इसके बावजूद इसे जो खदशात घेरे हुए थे वो बहुत अच्छी तरह समझ सकती थी। इसके मुंह पर शिद्दत से हाथ रखते हुए काशान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को इसके चेहरे पर टिका दिया था। इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। वो जज्बात की दहकती हुई आग में भस्म हो रहा था। तुम मुझे दूर नहीं कर सकती, तुम नमक हरामी नहीं कर सकती। हमारे यहाँ घर में रहते हुए हमारे टुकड़ों पर पल रही हो, और मेरे लिए इतना नहीं कर सकती तुम। वो बेताब था, हद से ज़्यादा बेकरार, और इसे भी अपने वजूद से बेकरार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बुरी तरह कांपते हुए, अपने लड़खड़ाते हुए लहजे के साथ इससे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी। और फिर हाथ बढ़ाकर इसने वो शोपीस उठाया और इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन बरवक काशान ने इसका हाथ थाम लिया। वो अब गुस्से में आ चुका था। घसीटते हुए इसे बेड तक ले आया और इसके मुंह पर इसी तरह हाथ जमा कर इस पर काबिज होना चाहा था, लेकिन वो मुकम्मल हिम्मत करते हुए इसे अपने वजूद से दूर रखे हुए थी। वो इसे करीब नहीं आने दे सकती थी। वो कभी भी इसे अपनी इज्जत के साथ खेलने नहीं दे सकती थी। इसने इसकी गर्दन पर मुक्का दे मारा। ये इसकी जिंदगी का पहला वाकया था जिसने इसे इतना खौफजदा कर दिया था, वरना दरिंदा सिफ्त दुनिया में रहते हुए आज तक इसे इतना हैवान शख्स नहीं मिला था जितना कि काशान। वो शदीद नफ्सियाती इंसान था, शदीद तरीन। दर्द के शिद्दत से वो बिलबिलाते हुए इससे दूर हुआ जब इसने मजीद धकेलते हुए इसे फर्श पर गिरा दिया था। वो दरवाजे की जानिब भागी और ऐन इसी वक्त काशान ने इसका पांव पकड़ लिया था। वो मुंह के बल फर्श पर गिर गई। इसने चीखते हुए ताया अब्बू को पुकारा था, एक बार, दो बार, फिर ताई अम्मी को। वो चीख रही थी और काशान इसकी मज़ाहमत से नहीं बल्कि इसकी चीखों पुकार से खौफजदा हो गया। इसने एक बार फिर घसीटते हुए इसे अपने करीब करके इस पर काबिज होने की कोशिश की थी, लेकिन वो मचलते हुए इससे दूर हुई और दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो चीख रही थी, मुसलसल चीखते हुए जमशेद साहब को बुला रही थी, और इसे यूं बाहर निकलता हुआ देखकर वो अच्छा खासा बौखला गया। वो फौरी तौर पर दरवाजे से बाहर निकला और अपने कमरे के जानिब भाग गया। इसे यकीन था कि वो जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चीखते हुए जमशेद साहब को बुला रही है, अभी कुछ ही देर के बाद जमशेद साहब अपने कमरे से बाहर निकल आएंगे। और ऐसे ही हुआ। वो फौरी तौर पर कमरे से बाहर निकल आए और इनके साथ ही शहनाज बेगम भी कमरे से बाहर निकल आई। कौन सी मुसीबत आ गई है जो तुम इतनी रात को चीख रही हो? इसने आगे बढ़ते हुए जमशेद साहब की बाहों में पनाह ली थी। वो इनके सीने से लगी बुरी तरह कांप रही थी, और इस वक्त वो कमरे से निकला और सीढ़ियों से उतरता हुआ चेहरे पर अनजान से तासुरात सजाकर नीचे उतरा था। क्या हुआ मामा, क्या हुआ है? ऐसे इसके चेहरे पर नासमझी के तासुरात थे। इसका लहजा अजनबियों जैसा था, जबकि जमशेद साहब के सीने से लगकर वो बुरी तरह रो रही थी। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। जमशेद साहब ने हैरत से इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर इसे देखा था।
क्या हुआ है मेरा बच्चा, इतनी खौफजदा क्यों हुआ बिहा? मेरी जान क्या हुआ है? वो नरमी से इसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इनके वजूद में पनाह ढूंढते हुए शदीद खौफ का शिकार थी। इस मासूम सी लड़की ने अपनी इज्जत को नोचने वाले दरिंदे से आशना होकर इस थोड़े से वक्त में जितनी ज़हनी अज़ियत का सामना किया था, इस वक्त इसका खौफज़दा होना बनता था। शहनाज बेगम ने आगे बढ़ते हुए इसे बाजों से झंझोड़ कर जमशेद साहब से दूर कर दिया, जबकि जमशेद साहब सुर्ख आंखों से बस शहनाज बेगम के तासुरात को देखते रहे, लेकिन इन पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। क्या हुआ, रात के इस पहर क्यों चीख चला रही हो? वो सीढ़ियों के आखिरी जीने पर खड़ा था, दिल शिद्दत से दुआ कर रहा था ये आज वो इस मुसीबत से निकलने में कामयाब हो जाए। इसके दिमाग ने फौरी इसके बनाए हुए प्लान पर अमल किया था और इस वक्त वो मुकम्मल इसी कोशिश में था कि ये इल्ज़ाम किसी भी सूरत इसके साथ नहीं आना चाहिए। तायबू, ये काशान भाई, काशान की तरफ रोते हुए इशारा कर रही थी। काशान की सांस हलक में अटक गई। जमशेद साहब के साथ शहनाज बेगम ने भी हैरत से इसे देखा था। तायबू, ये मेरी इज्जत लूटने के लिए मेरे कमरे में आ गया, मुझे बहुत मारा तायबू, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है, मुझे इससे बचा ले। वो चीखते हुए मुसलसल काशान की तरफ इशारा करके कह रही थी और जमशेद साहब दंग रह गए। काशान की आंखें फैल चुकी थीं। इससे सोचा नहीं था कि वो यूं इसे आसानी से फरार हासिल करने देगा और अब इसके बाप के सामने खड़ी इसके राज को खोल रही थी। हालांकि इसने सोचा था कि इसकी इज्जत के साथ खेलने के बाद वो इसे खौफजदा कर देगा और वो कभी भी इसके बाप को नहीं बता पाएगी। शहनाज बेगम हैरत ज़दा रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब किया? मैं तो अभी अपने कमरे से बाहर निकला हूँ बाबा। ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने फौरी तौर पर पैंतरा बदल लिया था। पूरी बाजी वो इस पर पलट चुका था। अगर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है तो तुम बाबा को बता दो, मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? सुर्ख चेहरे के साथ वो इसके लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा था और शहनाज बेगम ने तो आगे बढ़कर बाकायदा तौर पर इसका मुंह दबोच लिया था। तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाली? तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? किसी और शख्स के साथ इन घटिया कामों में मुलव्वस होगी और अब नाम मेरे बेटे का कर रही हो? जमशेद खान तो हैरत और बेयकीनी का शिकार थे। वो कभी भी यकीन नहीं कर सकते थे कि इनका बेटा इस हद तक गिर सकता है। इन्होंने शहनाज बेगम को धाराते हुए इस मामले से दूर रहने के लिए कह दिया। इन्होंने कह दिया कि वो खुद इस मामले से निपट लेंगे। अभी वो बहुत खौफजदा थी। वो इसे लेकर अपने कमरे में चले गए और वो माँ की तरफ बढ़ा था। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? इस लड़की को आपने इसलिए पनाह दी थी कि ये मेरे किरदार को दागदार कर दे। प्लीज़ बाबा को समझाएं, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसकी हमेशा की धमकी आज भी कारगर साबित हुई थी। शहनाज बेगम के जहरीले वजूद में मजीद जहर फैल गया। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और अगर तुम्हारे बाबा ने कोई ऐसा वैसा फैसला करने की कोशिश की तो मैं अच्छी तरह देख लूँगी। इसे तसल्ली दिलाते हुए एक नज़र कमरे के बाद दरवाजे पर डालकर वो अपने कमरे से चली गई, जबकि वो कुछ देर पुरसोच दिमाग के साथ वहीं टहलता रहा और फिर थक कर अपने कमरे में चला गया। सुबह जो फैसला हो इस वक्त होगा, लेकिन दिमाग में किसी भी नई तरकीब को लाने के लिए नींद बहुत ज़रूरी थी और इस वक्त वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेना चाहता था। जमशेद साहब इसे कितनी देर बहलाते रहे, लेकिन वो इतनी खौफजदा थी कि इनकी आगोश में सरक कर बुरी तरह से सिसकती रही। के साथ हाथापाई में इसकी गर्दन पर बुरी तरह खराशें आ गईं और कपड़े भी एक दो जगहों से फट चुके थे। जमशेद साहब ने जिंदगी गुजारी थी। वो जिंदगी के तजुर्बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। जहां कोई कुछ भी कह लेता, इन्होंने शहनाज बेगम को सर चढ़ाकर जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ये हकीकत थी कि इनके बेटे ने दरिंदगी अख्तियार की और इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हर सूरत अपनी यतीम बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे, चाहे फिर मद्दे मुकाबिल इनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर ही इन्होंने काशान को गिरबान से पकड़ लिया। इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए इन्होंने इसे दूर धकेलते हुए कह दिया कि इसकी जुर्रत कैसे हुई इनकी भतीजी की इज्जत पर हाथ डालते हुए। वो बुखार में दहकती हुई लड़की अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। एक पूरी रात ही इसने बेताबी में बुखार में जलते हुए गुजार दी।
खौफ इसकी नस नस पर सवार हो चुका था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी इसे इन हालात से आशना करवा देगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इस नमक हराम लड़की के लिए आप अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। शहनाज बेगम दरमियान में आ गई। खबरदार, अगर तुमने इसकी तरफदारी की तो तुम अच्छी तरह अपने बेटे के किरदार से वाकिफ हो। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो अपने घर पर ही उंगली उठाएगा। अपने घर की इज्जत को तो छोड़ दे। वो सुर्ख आंखों से अपने बाप के सामने सर झुकाए खड़ा था। अगर इसका बस चलता तो फौरन बाप का भी गिरबान पकड़ लेता, लेकिन वो जानता था कि इसका बाप एक पल नहीं लगाएगा इसे जायदाद से आग करने में। शहनाज बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो कभी भी अपने बेटे के साथ इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो भी इस लड़की के लिए। और अभी तो शुरुआत थी। जमशेद साहब के अगले फैसले ने इनके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। वो मर सकती थी, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो यतीम और बेसहारा लड़की जिसे वो बेतहाशा नफरत करती थी इनकी बहू के दर्जे पर फायज हो। जमशेद साहब ने खड़े खड़े कह दिया, अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इसे निकाह करना होगा। इनकी भतीजी के साथ पूरे इज्जत और एहतराम से इसे अपनाना होगा, और जिंदगी भर इसकी जानिब उंगली भी उठाती तो अपना सब कुछ अपनी भतीजी के नाम कर देंगे, और फिर वो सारी जिंदगी इसकी गुलामी में गुजार देगा। शहनाज बेगम ने चीखते हुए इन्हें रोकना चाहा था। काशान चुपचाप घर से बाहर निकल गया। गुस्से और नफरत की आग में जलते हुए इसने यही सोचा था कि एक बार अगर वो निकाह में आ गई तो सारी जिंदगी इस चीज का बदला चुकाती रहेगी। जो कुछ इसके बाप के सामने इसने इसके साथ किया था, इस दिन वो देर तक सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा और फिर अपनी अय्याश दोस्तों के पास निकल गया जिन्होंने इसे बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया था। जमशेद साहब, एक लड़की की चाल को आप कामयाब कर रहे हैं। आपने हमेशा से नामर्दगी का मुजाहरा किया है। आखिर चाहते क्या हैं आप? और जमशेद साहब के थप्पड़ ने शहनाज बेगम की बोलती बंद करवा दी। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी तरबियत ने मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख दिया है, और अब तुम जानते बूझते हुए भी एक मासूम लड़की पर इल्जाम लगा रही हो। एक औरत होकर भी एक औरत का दुख नहीं समझती। अगर तुम्हें मेरे इस फैसले से ज्यादा तकलीफ है तो चुपचाप इस घर से निकल जाओ। तुम्हारी मेरी जिंदगी में और इस घर में कोई जरूरत नहीं है। और शहनाज बेगम दंग खड़ी रह गई। मुलाजमीन के सामने इतना हकारत भरा लहजा, वो भी जमशेद साहब की तरफ से, जिन्होंने आज तक इनसे ऊंचे लहजे में बात नहीं की थी, जो हर फैसले को इनके सामने सर झुकाकर मान लेते थे। वो चुपचाप कमरे में चली आई। नफरत और गुस्सा इनके चेहरे से टपक रहा था। कमरे की हर चीज को इन्होंने तहस नहस कर दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक ऐसी लड़की इनके सब कुछ पर मुसल्लत हो जाएगी, जिस लड़की की अहमियत इनके घर में सिर्फ एक मुलाजमा जितनी है। इन्होंने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जब जमशेद साहब ने इसकी निगरानी की जिम्मेदारी उठाई थी, सिर्फ इसी खौफ की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की मुस्तकिल तौर पर इन पर बोझ की तरह मुसल्लत कर दी जाए। लेकिन काशान की सिर्फ एक गलती ने, एक मामूली सी गलती ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। ये गलती भी इनकी मामूली सी गलती थी, और इन्हें अब ये मामला बड़ी चालबाजी के साथ तय करना था। इनका रवैया अचानक ही ठीक हो गया। इस शाम वो खुद खाना लेकर इसके कमरे में गई थी और इसे नरमी से अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। वो हैरत ज़दा रह गई। आज तक ताई अम्मी का ये रवैया इसने नहीं देखा था, लेकिन फिर इसने इस एहसास के तहत गर्दन झुका ली कि हो सकता है ताई अम्मी को इस पर रहम आ गया हो, या फिर अपने बेटे की गई हरकत की वजह से वो इसे तस्लीम कर रहे हो। देखो बेटे, काशान ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो इसकी गलती थी, और इस गलती पर अब इसे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी ताई और ताया अबू तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे लिए जो फैसला किया है वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। इन पर भरोसा रखो। ताया ने कुछ लम्हे पहले ही इसे अपने फैसले से आगाह किया था और वो सुन रही थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि कभी इसकी जिंदगी में ऐसा बदकिरदार शख्स को मुसल्लत कर दिया जाएगा जो इसकी जिंदगी को तबाह करने की वजह बन जाएगा। ताया और ताई इसके लिए इसके मोहसिन थे, और वो इनके सामने जुबान खोलकर इनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। सो चुपचाप गर्दन झुका ली। आने वाला हर दिन इसके लिए अजीबो गरीब था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक ऐसी कयामत इसकी जिंदगी पर मुसल्लत होने वाली है जिसके बारे में इससे सुना भी नहीं होगा। इन दिनों में शहनाज बेगम के बदलते हुए रवैये ने घर भर को हैरान कर दिया था, और काशान ने तो गोया चुप साध ली थी।
सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हर शख्स अपने अंदर एक ऐसी जंग लड़ा था जिससे सिर्फ वही वाकिफ था। इस रोज शहनाज बेगम ने सुबह ही जमशेद साहब से कह दिया कि आज वो अबिया के साथ मार्केट जाने का इरादा रखती हैं, ताकि अबिया अपनी मर्जी से अपने लिए उरूसी लिबास पसंद कर ले। और जमशेद साहब ने मुस्कुराते हुए भी इसके सर पर हाथ रखा। अगर काशान के साथ चली जाती तो ज्यादा बेहतर था। वो चाहते थे इन दोनों के दरमियान दिली हमाहंगी पैदा हो, लेकिन इस वक्त शहनाज बेगम के जहन में जो फितूर पल रहा था, इससे वो नावाकिफ थे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? खाने जाऊंगी आपकी भतीजी को अपनी मर्जी से कपड़े लेके, और फिर इसने बाकी का दिन निदा के साथ गुजारना है। वो हैरान और परेशान से इनका चेहरा देखती रह गई। रात ही मुझे कह रही थी कि ताई अम्मी, मैं निदा के घर जाना चाहती हूँ, तो मैंने कह दिया कि चले जाना, ताया से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इनसे बात कर लूँगी। वो हैरान और परेशान खड़ी रह गई। इससे ताई अम्मी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन इनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर ये झूठ भी जच रहा था। सो इसने चुपचाप गर्दन झुका ली। कोई बात नहीं, चली जाना, एक दिन निदा के साथ गुजार लेना। वैसे भी अब तुम्हारी अमली जिंदगी का आगाज होने वाला है और इसके बाद तुम काशान की पाबंद हो जाओगी। वो भी मुस्कुराते हुए मुतमईन थे। इन्हें लगा कि शायद घर का माहौल इससे बेहतर हो जाएगा और ये इसकी जिंदगी के लिए एक अहम और बेहतरीन फैसला है। गाड़ी में बैठते हुए इसे न जाने क्यों पलटकर हवेली को देखा था। दिल अजीब ही बेजार हो रहा था। शहनाज बेगम आज से पहले तो इसे कहीं लेकर नहीं गई थी और आज वो समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन इस वक्त खामोशी के अलावा कोई चारा नहीं था। सो वो चुपचाप इनके साथ बैठी रही। ताई अम्मी, हम मार्केट जा रहे हैं, तो गाड़ी इस तरफ क्यों? इसने पहली बार इन्हें मुखातिब किया था जब इन्होंने अबिया के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद कर दिया। वो दंग रह गई। तकलीफ की शिद्दत से इसकी आंखें नम हो गईं। वो हैरानगी भरी नजरों से शहनाज बेगम का ये रवैया देख रही थी जब इन्होंने सख्ती से इसे बालों से दबोचते हुए अपने चेहरे को इसके चेहरे के करीब कर लिया। तुम 2 टके की लड़की क्या समझती हो? इतनी आसानी से तो मेरे सामने मेरे पोते पूरे घर पर कब्जा कर लोगी? आज हमेशा के लिए तुम्हारा पत्ता साफ कर दूंगी। वो हैरान रह गई। इससे ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर मुसलसल गाड़ी चला रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका दिल बुरी तरह कांप रहा था, लहजा लड़खड़ा रहा था। इसने शहनाज बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। ताई अम्मी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं क्यों कब्जा करूंगी आपके घर पर? मेरी तो इस घर में कोई हैसियत नहीं और ना ही कभी होगी। वो घर मेरे लिए सिर्फ एक छत के मुतबादिल है। वो रोते हुए इसे कायल करने की कोशिश कर रही थी जब शहनाज बेगम ने बुरी तरह इसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया और के हाथ में पहनी हुई अंगूठी इसके होंठ को फाड़ चुकी थी। सुर्ख सयाल की नन्ही सी लकीर फूटती हुई इसके दर्द में इजाफा कर गई। इसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो चुका था। शहनाज बेगम ने इसे बालों से नोचते हुए बुरी तरह अपनी नफरत का निशाना बनाया और फिर इसके हाथ पसे पुश्त बांध दिए थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शहनाज बेगम ने इसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हुए इसे खामोश करवा दिया। वो रो रही थी। मुल्तजी नजरें शहनाज बेगम के चेहरे पर जमी हुई थी, जो अपनी जुबान से गलाजत निकालते हुए इसके वजूद को दागदार कर रही थी, इसकी रूह को छलनी कर रही थी। इस रोज शहनाज बेगम ने इसके साथ वो रवैया अख्तियार किया जो कोई जानवरों के साथ भी इख्तियार नहीं करता। इन्हें रहम नहीं आया। अगर वो समझती तो इनके लिए इनकी औलाद की तरह थी, एक यतीम, मासूम और बेसरर लड़की जो इनके लिए किसी सूरत भी नुकसानदेह नहीं थी। लेकिन अपनी नफरत की आड़ लेकर इन्होंने इस रोज इसके साथ वो घिनौना खेल खेला कि इसका एतबार ही इंसानियत से उठ जाए। वो इसे एक अनजान सी जगह पर ले गई थी। सड़क के किनारे वो इसे घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाल दिया। वो अकेली नहीं थी, वो ड्राइवर भी इनके साथ मिला हुआ था। इसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी मदद से वो अपनी जान बचा पाती। ये एक अनजान जगह थी जिसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानती थी। आबादी से दूर और शायद इसके घर से भी काफी दूर शहनाज बेगम ने इसे ले जाकर एक दरख्त के पास बैठा दिया था। वो झुकते हुए इसके मुंह से कपड़ा निकालकर इसके मुंह को दबोचे खड़ी थी। खबरदार, अगर तुमने दोबारा मेरे दरवाजे तक आने की कोशिश भी की, मर जाओ या फना हो जाओ, लेकिन दोबारा मेरे दरवाजे पर मत आना, क्योंकि एक बार तो काशान ने तुम्हारी इज्जत उतारने की कोशिश की है, लेकिन अगली बार इस कोशिश को मैं कामयाब बना दूंगी। इसके मुंह को बुरी तरह दबोचते हुए वो धमकी दे रही थी, जबकि सड़क के किनारे इनका ड्राइवर खड़ा था जो शायद शहनाज बेगम के साथ मिला हुआ था।
ताई अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाएं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। कहाँ जाऊंगी मैं ताई अम्मी, मेरी बात तो सुने। वो आगे बढ़कर इनके कदमों में झुकने लगी जब शहनाज बेगम ने सख्ती से इसके मुंह पर पांव दे मारा था। इनका मुंह पहले भी जख्मी था। वो दर्द की शिद्दत से दूर जा गिरे। मर जाओ या ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाओ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम दोबारा हमारी जिंदगियों में आई तो फिर जिंदा रहने के काबिल नहीं रहोगी। इसके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, लेकिन इसके पांव आज़ाद थे और मुंह भी। ये सब कुछ शायद शहनाज बेगम ने इसलिए किया था कि वो इनकी जिंदगियों से दूर चली जाए, इनके बेटे पर मुसल्लत होने के बजाय वहां जाए जहां पर भी वो इसकी शक्ल भी देखना न चाहे। वो खुद ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर वापसी के लिए निकल गई, जबकि वो चीखते हुए इन्हें पुकारती रही। वो दौड़ते हुए सड़क पर आई थी और फिर गाड़ी के पीछे दौड़ती रही जब तक इसमें हिम्मत थी, लेकिन वो नाजुक सी लड़की कहाँ तेज रफ्तार गाड़ी का सामना कर सकती थी। हाथ बंधे हुए थे, प्यास से नढाल थी, दर्द की शिद्दत से बेचैन, और खौफ ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिस पर चलकर वो अपनी जान बचा लेती। इससे सोच लिया था आज वो नहीं बच पाएगी। अगर इसकी जान बच भी गई तो हो सकता है वो अपनी इज्जत ना बचा पाए। दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसके लिए सुकून का बायस बनता या जहां जाकर वो पनाह हासिल कर लेती। इक्का दुक्का गुजरते हुए लोगों से भी वो खौफ की वजह से सामने आकर बात नहीं कर पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कब किसकी नीयत बदल जाए, और काशान के वाक़ये ने इसे इतना बुज़दिल बना दिया था कि इसे मर्द ज़ात पर एतबार ही नहीं रहा था। वो शख्स जिससे वो भाई भाई कहते नहीं थकती थी, वो शख्स इसकी इज्जत का लुटेरा साबित हुआ। वो किसी और पर एतमाद कैसे कर सकती थी, वो भी इस सूरत में जब वो मुकम्मल बेबस और लाचार थी और कोई भी शख्स इसकी लाचारी का फायदा उठा सकता था। वो वहीं पड़ी रही। हाथ छुड़ाने की कोशिश में इसकी कलाइयां भी जख्मी हो चुकी थीं, लेकिन इसके हाथ बहुत सख्ती से बंधे हुए थे। दुपट्टा इसके वजूद पर मौजूद नहीं था। वो बेयारो मददगार सड़क के किनारे दरख्त की ओट में बैठी रही, लेकिन ना ही कुछ खाने को था और ना ही पीने को। भूख प्यास और खौफ ने इसे निढाल कर दिया। वो मरता क्या न करता के मुताबिक वो सड़क पर निकल आई। सड़क की एक सिमत इसने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द आबादी में पहुंच जाए, किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर इससे पनाह मिल जाए, जहां इसे इज्जत मिल जाए और वापसी का कोई रास्ता नजर आ जाए। इसे अभी भी उम्मीद थी कि हो सकता है इसके तायाबू इसकी बात पर यकीन करके इसे अपनी मोहब्बत भरी शफीक आगोश में समेट लें, लेकिन फिर शहनाज बेगम का खौफ बहादुरी हावी था जब इन्होंने धमकी देते हुए अंदाज में कह दिया कि अगर दोबारा इनके दरवाजे तक आने की कोशिश की तो वह काशान के हवाले कर देंगी, और वह दोबारा इस दरिंदे से शख्स के हवाले नहीं होना चाहती थी। वक्त ने इसके साथ कैसा खेल खेला था। बाबा से जुदाई ने इसे इतना हलकान कर दिया था कि आज वो बेमोल होकर सड़क किनारे किसी भिखारन की तरह मौजूद थी। इसका कोई वारिस नहीं था। वो बेबस होकर लाचार थी और खुदा को पुकारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सच कहते हैं बेटियों के बाप को कभी मरना नहीं चाहिए। इनके बाद बेटियां लावारिस हो जाती हैं। इनकी जिंदगी में वो तूफान आ जाते हैं जो इनकी हस्ती को मिटा कर रख देते हैं। वो बाज खुदा को पुकार रही थी और फिर खुदा के नाम का सहारा लेकर रही थी। वो इसे दूर दराज एक लोती खड़ी इमारत की तरफ घूम गई। वो छोटी सी 2 मंजिला इमारत थी जिसके सामने वसीओ अरीज जगह पड़ी थी, जैसा कि खेती बाड़ी के लिए किसी जगह को मखसूस किया गया हो। दूर दूर तक और कोई खास मकानात नहीं थे और ना ही किसी की रिहाइश पर अजीबो गरीब इलाका था जहां इंसानों की भी किल्लत थी। हाँफते वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। सांस बुरी तरह उछली हुई थी। वो इमारत बस कुछ ही दूर थी। इसका इरादा था कि वो अंदर जाएगी और अंदर जाकर किसी भी शख्स से मदद मांग लेगी। वो किसी के सामने भी हाथ जोड़कर कह देगी कि इससे मदद की जरूरत है, इससे पनाह की जरूरत है, और कुछ नहीं तो बस अगर इसे एक घूंट पानी का मिल जाता तो शायद जिंदगी इससे वापस मिल जाती, जिसकी दौड़ ने इसके हाथों से सिड़कती जा रही थी। इस इमारत के सामने इसने अपनी एक नज़र दाखिली दरवाजे को देखा। दरवाज़ा खुला था। इसकी सांसें तेज थी, किसी धोखने की मानंद चलती हुई, और सीने में बेतहाशा दर्द हो रहा था। हलक में कांटे चुभ रहे थे। अल्लाह का नाम लेकर वो घर के अंदर चली गई। पूरा दिन गुजर चुका और गुजरते हुए दिन की आखिरी सुनहरी किरणों ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था।
असर से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब वो इनके दरवाजे पर पहुंची थी, जो इसके लिए उम्मीद का आखिरी सिरा थे। गार्ड ने आगे बढ़कर इसे दबोच लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? गार्ड इसे सख्त नजरों से देख रहा था। इसकी नजरों में एक अजीब सी हैरानगी फैली हुई थी। यहाँ किसी लड़की की आमद पर, वो भी इस हाल में। इसने इशारा किया था अपने बाजों की तरफ, लेकिन गार्ड शायद घबरा रहा था। वो बार बार इसे इशारा करते हुए कह रही थी कि इसके बाजों को खोल दिया जाए, इसे आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन गार्ड के चेहरे पर घबराहट फैली हुई थी। इसने बाजों से दबोचते हुए इसे अपने साथ घसीटना शुरू किया और फिर इस फार्म हाउस के अंदर लेकर गया। एक पल के अंदर का मंजर देखकर इसकी रूह कांप गई। वो तकरीबन 4 लड़के थे। एक सोफे पर आड़े तिरछे गिरे हुए, दरमियान में मेज रखी थी और मेज पर पड़े हुए एशट्रे में सिगरेट्स के छोटे छोटे टुकड़े। पूरे कमरे में एक अजीब और नागवार सी बदबू फैली हुई थी, सिगरेट की बदबू, और सब लड़कों ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा था, जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। वो गार्ड के पीछे छुप गई। साहब, ये लड़की यहाँ आई है, गार्ड ने सामने सोफे पर बैठे हुए शख्स की तरफ देखकर कहा था, जो खुद हैरत और बेयकीनी से लड़की को देख रहा था। बेतहाशा सुर्ख चेहरा, चेहरे पर हल्के फुल्के जख्म के निशानात बंधे हुए बाजू। दूसरे लड़के भी इसके चेहरे को बगौर देख रहे थे, जिसके चेहरे की जर्द रंगत और खौफजदा आंखें इन्हें अजीब से खदशे का शिकार कर रही थी। इसके बाजू खोल दो, इसने हुक्म दिया और गार्ड ने फौरन इसके बाजू खोल दिए थे। इसके हाथों की नाजुक कलाइयां बेतहाशा सुर्ख हो चुकी थी। वो वापस भागने लगी जब सामने सोफे पर बैठे हुए शख्स ने अपनी शॉल को संभाल कर उठने की कोशिश की और फिर लड़खड़ाते हुए वापस बैठ गया। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसके लहजे में इतनी सख्त धार थी कि वो वहीं कांपती रह गई। इसकी पुश्त अब इस शख्स की जानिब थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम किसी मुश्किल में हो? बाकी 3 लड़के भी इनकी जानिब मुतवज्जो थे। वो चारों हम उम्र थे, तकरीबन 26-27 साल लड़के। वो वापस पलटी, दिल बुरी तरह धड़क रहा था, आंखों से आंसू टूटकर गिर रहे थे। गार्ड सर झुकाकर वहां से निकलकर दोबारा वापस अपने काम की तरफ चला गया। शायद इसे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उठते हुए इसके करीब आया ताकि इसका जायजा ले सके, लेकिन वो खौफ के मारे 2 कदम पीछे हटी और फिर आंखें बंद करके वहीं गिरने लगी। ज़ैन शाह ने हाथ बढ़ाते हुए इसे संभाल लिया। वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। इसका पूरा वजूद किसी आग की तरह गर्म था, जबकि इसके चेहरे पर नील हल्के हल्के जख्म, कांपता हुआ वजूद, दिल की मध्यम धड़कन और मध्यम सांसें इसे किसी अनहोनी का एहसास दिला रही थी। इसने अपने कंधों से शॉल हटाई और इसे शॉल में लपेटते हुए उठाकर कमरे में लेकर गया था। कमरे में जाकर इसने इसे बेड पर लटा दिया। ये इसका फार्म हाउस था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ 1-2 दिन रुकने के लिए आया था, ताकि काम से फुर्सत लेकर अच्छा वक्त गुजार सके। लेकिन वो नहीं जानता था यहाँ सिर्फ एक वाक़े की बिना पर इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, इस हैसियत से जिस हैसियत से इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो इसे कमरे में लुटा कर वापस लौटा था, जबकि बाकी लड़के हैरत ज़दा थे। कौन है ये और यहाँ पर कैसे? पुरसोच नजरों से इन्हें देखता रहा। मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँची। लेकिन अभी इसे यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तबीयत बहाल नहीं है। बेहोशी में आने के बाद वो अपने बारे में कुछ बता पाएगी और फिर इसे इसकी फैमिली के हवाले किया जा सकेगा कि इसकी खुशकिस्मती थी कि कुदरत ने इसे ज़ैन शाह जैसे शख्स से मिलवाया था। वरना अगर यहाँ की जगह कोई और लड़की होती तो शायद इसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना लेती। गार्ड एक अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। इसने कह दिया कि वो यहाँ अपनी बीवी को लेकर आए, ताकि इसकी बीवी इस लड़की से पूछताछ करे और फिर इसे इसकी फैमिली के हवाले कर दिया जाए। गार्ड करीबी इलाके से ताल्लुक़ रखता था। वो अपनी बीवी को अपने लिए लेने के लिए गया। ये शाम के साए फैलने का वक्त था और सूरज ने अपनी बेताब सी किरणों को वापस खींचना शुरू कर दिया। वो अंदर बैठा था जब इसे बाहर सायरन के साथ साथ गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई। वो हैरत ज़दा रह गया। क्या ये कोई चाल थी या इसकी मुखबरी कर दी गई? वो बाहर आ गया। इरफान, कदीर और खाला भी इसके साथ थे, जो हमेशा से इसके बेहतरीन दोस्त थे। बाहर मीडिया मौजूद था। पुलिस के चंद कारिंदे भी साथ थे। SHO ने इसकी जानिब देखा और वो मामलात को समझने की कोशिश कर रहा था।
वो कोई आम हस्ती नहीं थी। शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस और जुनैर शाह का बेटा, जिन्होंने सियासत की दुनिया में अच्छा नाम और मुकाम पैदा कर रखा था। मीडिया के चंद लोग तेजी से इसकी जानिब माइक लेकर बढ़े। सर, सुनने में आया है कि आप यहाँ पर इलीगल काम करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी अयाशी का अड्डा बना रखा है। लेट नाइट पार्टीज में शराब नोशी चलती है। सर, क्या ये सच है? क्या ऐसा बोल रहा था? वो हैरत ज़दा होकर इन लोगों की बातें सुनता रहा। दिमाग बुरी तरह झंझला गया। अगर कोई और वक्त होता तो वो इन लोगों को अंदर की तलाशी दे देता। ये आम सी बात थी किसी भी हरीफ ने। और फिर जब लोगों को इल्म हुआ कि वो फार्म हाउस में मौजूद है तो फ़ौरन ही यहाँ का रुख कर लिया। मीडिया तो हर वक्त किसी न किसी खबर के लिए हलकान होता रहता है। वो गार्ड्स के बगैर यहाँ मौजूद था, इस इल्म में नहीं था कि इसकी एहसानमंदी और अच्छाई इसके गले पड़ने वाली है। वो फ़ौरन पीछे हट गया। सख्त नज़रों से इसने SHO को देखा था। ये सब क्या हो रहा है? सर, इन लोगों को किसी ने ये खबर दी है कि ये इस खबर की तस्दीक या तरदीद चाहते हैं। आपके बारे में ये बातें फैलाई हुई हैं कि अब यहाँ पर आकर मुख्तलिफ इलीगल काम करते हैं, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ वाबस्ता हैं। इसे ना चाहते हुए भी हमें अंदर की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि मीडिया के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। वो बुरी तरह फंस गया था। इरफान और कदीर मीडिया को संभाल रहे थे, जबकि वो सुर्ख चेहरे के साथ SHO को घूरती हुई नजरों से देख रहा था। मैं यहाँ किसी को कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ। अगर 1 मिनट से पहले तुम सब लोग यहाँ से गायब न हुए तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम लोगों के साथ, इसने अपनी चिंगारती हुई आवाज में कह दिया। मीडिया फौरन इसके जाने मतवज्जो हुआ था। सर, आपका गुस्सा बता रहा है कि अंदर कुछ मौजूद है। वो अगर इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता तो वो लड़की पकड़ी जाती। इस वक्त इसका जो हाल था, कोई भी खबर इसके किरदार को दागदार कर सकती थी। वो बड़े लोगों का बेटा था, चंद दिन खबरों में रहता और फिर आज़ादी बख्श दी जाती, लेकिन इस लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। इसलिए 1 मिनट से पहले इसके जहन ने वो फैसला तरतीब दे दिया जिसके जरिए वो बच सकता था। इसने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि चंद दिन पहले ही इसने निकाह किया है और अपनी बीवी के साथ यहाँ मौजूद है। अंदर इसके दोस्तों की फैमिलीज भी हैं, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया इस बात से वाकिफ था कि आज तक ज़ैन शाह के ख़ानदान की कोई लड़की भी मीडिया के सामने नहीं आई और ना ही वो अपनी औरतों को इतनी इजाज़त देते थे। इसलिए इसके इस फैसले ने इसका भरम कायम कर लिया और इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी कि वो ना सिर्फ छुपकर निकाह कर चुका है, बल्कि इसने अपने निकाह को सोशल मीडिया से भी दूर रखा। ये मुसीबत टल चुकी थी। इसके बाप की कॉज पर कॉज इसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो तीनों हैरत ज़दा थे इसके इस फैसले पर और अगले ही पल इसने गार्ड को कह दिया कि इलाके में जाकर काजी का इंतज़ाम करे। वो फौरन इस लड़की से निकाह करना चाहता है जो होश में आ चुकी थी, बल्कि इसकी हालत कुछ बेहतर थी। लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो इस बात से अनजान थी। गार्ड की बीवी भी वहीं मौजूद थी, अधेड़ उम्र की। रजिया ने इसे खाना खिलाते हुए रिलैक्स कर दिया। चाहे जितनी भी मुसीबत टूट पड़ी हो, लेकिन इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में ही रहती है। वो दिन भर की थकी हारी थी, अजियत ज़दा परेशान हाल रजिया की यहाँ मौजूदगी इसके लिए ढारस बन गई। रजिया ने इसे यकीन दिला दिया कि वो महफूज हाथों में है और इसे इसकी फैमिली के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अब अगली सोच इसे हलकान कर रही थी कि वो किस फैमिली के पास जाएगी। जब काजी के साथ ये शख्स अंदर दाखिल हुआ, वो हैरत ज़दा बैठी रह गई। बाकी सब लोग कमरे में पड़े हुए सोफ़ों पर टेक गए और वो खुद इसके पास आया था। वो अभी तक इसके शॉल में लिपटी हुई है, मासूम नज़रों से इसे देख रही थी। तुम्हारी और अपनी इज्जत बचाने के लिए इस वक्त का तकाजा समझकर मुझसे निकाह कर लो, बात के बाद में देखी जाएगी, इसने कह दिया था और वो साकित रह गई। इस शख्स को जानती नहीं थी, इसके नाम तक से वाकिफ नहीं थी और वो शख्स इससे निकाह करने के लिए कह रहा था। इसे सर झुकाते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। काजी ने आगे बढ़कर इजाज़त तलब की थी और इसने चुपचाप इकरार में सर हिला दिया। इसकी जानिब निकाहनामा पढ़ाया गया और इसे दस्तखत के लिए ज़िंदगी सिर्फ एक पल में इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा चुकी थी, इसे कोई अंदाज़ा नहीं था। जबकि दूसरी जानिब इसके ताया की हवेली में तो कहराम बड़पा हो गया था। शहनाज बेगम ने उरूसी जोड़ा लाकर जमशेद साहब को दिखाया था और फिर ये कह दिया कि वो निदा के घर रुक गई है, शाम तक वापस आ जाएगी। लेकिन शाम के बाद रात होने को आई थी
اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نادیہ کے گھر کال کی تو نادیہ نے کہہ دیا کہ وہ اس کے گھر نہیں آئی، اور تب ملازمہ جو کہ شہناز بیگم کی پڑی ہوئی تھی اس کے کمرے سے وہ خط نکال کر لے آئی اور جمشید صاحب کے حوالے کر دیا، جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے جا رہی ہے۔ کاشان جیسے شخص کے ساتھ وہ کسی بھی رشتے میں منسلک نہیں رہنا چاہتی۔ شہناز بیگم کی تہلکے نے اور بات کو اور غلط رنگ دینے کی وجہ سے اس کے خلاف یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ جمشید صاحب تو وہیں بیٹھے رہ گئے۔ وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے کہ کاشان آگ بگولا تھا، اور شہناز بیگم نے کہہ دیا کہ وہ سوسائٹی میں کبھی بھی اپنی عزت خراب نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے اب اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے چاہے وہ واپس بھی لوٹ آئے۔ جمشید صاحب کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ان کی بھتیجی کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر وہ پولیس میں کمپلین درج کرواتے تو یہ خط ثبوت تھا، اور پھر وہ گھر واپس بھی تو نہیں آئی تھی۔ سو شہناز بیگم کی ایک چال نے اس کی زندگی کی پوری کایا ہی پلٹ دی۔ وہ معصوم سی لڑکی دنیا میں موجود اس واحد رشتے سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ گزرتے ہوئے ہر دن کے ساتھ شہناز بیگم نے اپنی ساکھ کو مضبوط کر لیا۔ مقررہ تاریخ پر انہوں نے کاشان کا نکاح اپنی بھتیجی سے کروا دیا۔ جو کچھ وہ چاہتی تھی انہیں حاصل ہو چکا تھا، جبکہ شاید انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اصل مقافات کی ابتدا تو یہاں سے ہوئی تھی۔ جمشید صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ شہناز بیگم نے ان سے کہہ دیا کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے نام کر دیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو وہ لڑکی واپس آئے اور کسی بھی طرح اگر جمشید صاحب کو سچ کا اندازہ ہو تو وہ اس سب کچھ سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ اپنے بیٹے کے نام منتقل کروانے کے بعد جمشید صاحب کو ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ دن بدن ان کی حیثیت گھر میں کم ہوتی چلی گئی، جبکہ دوسری طرف وہ اس لڑکی کو اسی رات نکاح کرنے کے بعد حویلی واپس لے کر آ گیا۔ سب لوگ اس کے اس فیصلے پر حیران تھے۔ اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کی فیملی بہت بڑی تھی اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لے گا جس کا بیک گراؤنڈ، جس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے ساری حقیقت اپنے باپ کو بتا دی تھی، اور اس کے لحاظ سے یہ سب کچھ جاننے کا حق صرف اس کے باپ کو تھا۔ اب تک اس لڑکی اور زین کے درمیان کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ اس نے خود زین کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد زین نے اسے ریلیکس ہونے کے لیے کہا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اسی طرح بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زین اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابیہ نام ہے نا تمہارا؟ وہ اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت کم عمر اور معصوم سی لڑکی۔ جی، اس نے کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، تم وہاں کیسے پہنچی تھی؟ اور وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ سامنے بیٹھے شخص کے ساتھ وہ ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کب تک کہ وہ خود کو اس شخص کے قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود پر بیتے ہوئے ایک ایک لفظ کو زین کے سامنے دہرا دیا اور زین دنگ بیٹھا رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی اذیت زدہ ہے۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا شاید خدا اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا تھا، اس لیے زین کا انتخاب کیا۔ اس لڑکی کا ایک ایک لفظ اسے سچا لگ رہا تھا۔ گھر میں جتنی بھی مخالفت تھی، لیکن اس نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر نکاح ہو چکا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسے سمجھنے اور جانچنے کے بعد اس کے ساتھ رشتے کا آغاز کرے گا۔ وہ اب اس پر مسلط ہے اور کبھی بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی ہم سے کچھ چھن جاتا ہے تو ہم اس کے غم میں مبتلا ہو کر ایک عرصہ رونے بیٹھنے میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے پاس بہترین نعم البدل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں فوری طور پر بہترین سے منسلک کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی طویل انتظار کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زین نے ساری مخالفت کو پس پش ڈالتے ہوئے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو بھی احساس نہ ہونے دے کہ وہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ زین کا رویہ اس کے ساتھ بہت دوستانہ تھا، اور چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ زین سے گھلنے ملنے لگی، لیکن تایا جان کا دکھ اس پر مسلط تھا۔ زین کے ساتھ کسی رشتے کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا کہ زین اس کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا، جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ صرف ایک ہفتے میں ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو اتنا جانچ لیا کہ اسے وہ شخص ساری دنیا سے عزیز ہونے لگا تھا، جبکہ
दूसरी जानिब काशान निकाह के बाद मुकम्मल तौर पर बीवी के बस में था। आने वाली लड़की ने ना सिर्फ अपने नाम सब कुछ मुंतकिल करवा लिया बल्कि काशान को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। शहनाज बेगम की हैसियत दिन ब दिन डाउन होती चली गई और अब तो ये आलम था कि वो जमशेद साहब को मोहताज करने वाली अब एक एक पाई के मोहताज हो चुकी थी। लेकिन ये भी सिर्फ आगाज था। जमशेद साहब दिन ब दिन अपनी भतीजी के गम में घुलते जा रहे थे और वो जमशेद साहब को देखते हुए अब दुखी रहने लगी। न जाने क्यों इन्हें एहसास होने लगा था जैसे इन्होंने जो कुछ अबिया के साथ किया है वो इनके साथ दोहराया जा रहा है। इनका हर वक्त इनके इशारों पर नाचने वाला बेटा अब इनकी बात तक नहीं सुनता था। इनकी मनपसंद बहू इन्हें लोगों के सामने धुतकार कर रख देती। अजियतों का सिलसिला तवील था और अब अजियतों में जलालतों का इजाफा भी हो चुका था। जैन की फैमिली इन दोनों के दरमियान रिश्ते को समझ नहीं पा रही थी। शादी ने वक्त चाहिए था जबकि वो अब मजीद अबिया को तकलीफ़ों का शिकार नहीं करना चाहता था। वो जिस लड़की ने पहले काफ़ी तकलीफ़ें देखकर ज़िंदगी काटी थी वो नहीं चाहता था कि इस लड़की की नई ज़िंदगी का आगाज़ भी ऐसा हो। इसलिए इसने अपने बाप के फैसले से अबिया को अलग घर में शिफ्ट करवा लिया। इसके साथ खुश थी, मुतमईन थी। इस रोज़ वो चाय के कप के साथ लॉन के सुनहरी धूप में आराम कर रही थी। चेहरे पर सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी। तवज्जो, मोहब्बत और इज्जत ने इसे पहले से ज़्यादा निखार दिया था। दाखिली दरवाजे से मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई। वो किसी काम के सिलसिले में 2 दिन से हवेली था और 2 दिनों के बाद घर वापस आ रहा था। अभी मैंने नरमी से मुस्कुराते हुए खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और वो भी मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा था। कैसी है मोहतरमा? इसने नरमी से इसके माथे को छुआ जबकि वो मुस्कुराते हुए सर झुका गई। आपको मिस कर रही थी, वो कह गई, और इसका भी इंतज़ाम कर लिया है। मैंने आए मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। हम कहाँ जा रहे हैं जैन? वो इस सवालिया नज़रों से इसे देखती रही। इस लम्हे वो जैन को बहुत मासूम लगी थी। इसके लबों पर उंगलियां रखते हुए वो इसे लेकर गाड़ी के जानिब बढ़ा और गाड़ी घुमाते हुए घर से बाहर निकला था। वो नहीं चाहती थी कि वो इसके साथ कहाँ जा रही है, लेकिन इससे यकीन था कि जैन ने इसके लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ जैन वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा था और वो भी बेताबी से जैन के चेहरे को देख रही थी। पिछली गाड़ी में गार्ड्स इनके हमरा थे। गाड़ी जमशेद वाला पर आकर रुकी और वो धक से रह गई। न जाने कितने देर के बाद वो यहाँ वापस आई थी। इसने हैरत से जैन को देखा और जैन ने झुकते हुए इसके कान की सरगोशी की। मुझ पर एतमाद है ना? वो नम आंखों से इकरार कर गई और जैन इसे लेकर गाड़ी से उतरा था। वो इसके हमरा हवेली में दाखिल हुई। लाउंज में गहरा सन्नाटा था। दाखिली दरवाजे के पार खड़े हुए गार्ड्स इसके हुक्म के मुंतजर थे। सबसे पहले सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई शहनाज बेगम ने इसे देखा और दंग रह गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं आप? वो खौफजदा होकर जैन के करीब आ गई जब जैन ने इसे नरमी से अपने बाजू में समेटा था और शहनाज बेगम को देखकर खुलकर मुस्कुराया। वो हैरत और बेयकीनी का शिकार थी। दंग होती हुई नजरों के साथ बस इसे देखती रह गई। अचानक से अनजानी सी आवाज़ की गूंज से जमशेद साहब अपने कमरे से बाहर निकले और इसे देखकर देखते रह गए। कहाँ है आपका बेटा? मैं इससे मिलने आया हूँ। वो सोफे पर टिक गया जबकि वो अभी तक वहीं खड़ी थी। ताया अब्बू को देखकर इसकी आंखें शिद्दत से बहने लगी थी। मैं यहाँ आपको रुलाने नहीं बल्कि आपके आंसुओं का हिसाब लेने आया हूँ। मिस आए और यहाँ बैठे, आप भी बैठे अंकल, इसने कह दिया था और शहनाज बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसकी ऊंची आवाज़ से काशान भी अपनी बीवी के हमरा कमरे से बाहर निकला और बेयकीनी से सीढ़ियाँ उतरते हुए ये सब कुछ देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यही है वो शख्स जिसके लिए तुम भाग कर गई थी? काशान ने इसे देखते हुए हैरत से पूछा। शहनाज बेगम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो अगर चाहती तो सबके सामने इसे जलील और रुस्वा कर सकती थी, लेकिन इनके ज़मीर की आवाज़ और बोझ ने इन्हें पहले ही बेकरार कर रखा था और वो वहीं खड़ी रह गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो और अभी हक को कैसे जानते हो? जमशेद साहब ने पहली बार इसकी तरफ देखकर पूछा था। मैं ज़ैन शाह हूँ और मेरे साथ खड़ी लड़की सिर्फ इनकी भतीजी अबिया नहीं बल्कि मिसेस अबिया ज़ैन है। वो कहता चला गया और जमशेद साहब हैरत ज़दा रह गए। आंटी, अब आप खुद बताएंगी या फिर मुझे वो सब कुछ दोहराना पड़ेगा?
शहनाज बेगम नजरें झुकाकर खड़ी थीं। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि काशान तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। मम्मा, आप बताएं इस शख्स को, इस बदकिरदार लड़की के किस्से सुनाएं कि कैसे इससे पहले कि इसकी बात मुकम्मल होती तो इसकी धाड़ पर फौरन गार्ड्स अंदर दाखिल हुए और काशान को दबोच लिया। मेरे एक इशारे पर तुम्हें ये ज़ेरे ज़मीन दफन कर देंगे। मेरे साथ वो ड्राइवर भी मौजूद है और वह मुलाजमा भी जो आपके साथ थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ अपनी ज़ुबान से बयान करें। अबीहा बस सर झुकाए रो रही थी और शहनाज बेगम ने सर झुकाकर वो सब कुछ दोहरा दिया जो इनके ज़मीर पर एक बोझ की तरह बढ़ा था। जब से इस घर में इनकी हैसियत 2 टके की रह गई थी, तब से ही इन्हें अंदाज़ा होने लगा था कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो अबीहा की जाने बढ़े। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। जमशेद साहब हैरत ज़दा थे, बल्कि सब लोगों के चेहरों पर हैरत छाई हुई थी। कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि शहनाज बेगम इतनी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती ताया अमीनी। आपने मेरी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला है और ये सामने खड़ा हो शख्स जिसने मेरी इज़्ज़त के साथ खेलते हुए मुझे जलील करना चाहा, लेकिन खुदा ने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया। तायाबू, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, इन सब लोगों से दूर। इस रोज़ इसने किसी को माफ़ नहीं किया था। सब लोग काबिल माफ़ी नहीं होते। जमशेद साहब से ज़िद करते हुए वो इन्हें अपने साथ लेकर आई थी। इस रात जैन के सीने पर सर रखते हुए वो सिसक पड़ी। मैंने जानती थी कि मौत से इतने जल्दी होते हैं और मुझे इतना मौजाती शख्स मिल जाएगा। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लगी थी और जैन ने नरमी से इसे बाजू में समेट लिया। तुम्हारे वजूद को पहली बार देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मासूमियत के सांचे में ढली हुई लड़की मेरे लिए काबिल मोहब्बत है। इसको नरमी से सिमटे, इस पर अपनी मोहब्बतों की बारिश करता चला गया और वो इसकी मोहब्बत भरी बारिश में सैराब होती चली गई। वक्त पलट चुका था। अब वक्त की बाजी इसके हाथों में थी, जिससे वो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी।